Assalamu alaikum. This is your instructor Akhtar Jaffry. We were having a discussion on electrochemistry last time. इस तरह की बहुत सारी इंटरैक्टिव डिस्कशंस लेकर के मैं आपके पास आता रहूँगा. आई होप आपको केमिस्ट्री की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लास्ट डिस्कशन बहुत पसंद आई होगी और ये आपके लिए फ़ायदामंद हुई होगी. अगर आपने इससे फ़ायदा उठाया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा. काइंडली इस बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियोस के बारे में इतला आपको बर वक्त मिल सकेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेसन. हम किन क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं? टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग. क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स आयोनिक बॉन्डिंग ओनली? आपने ये बताना है कि इनमें से किस में आयोनिक बॉन्डिंग है. तो इसको देखने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं बेटा. जितना ग्रुप्स का आपस में डिफरेंस ज्यादा होगा बॉन्डेड एलिमेंट्स के दरमियान, उतना ही आयोनिक होने का स्कोप बढ़ता चला जाएगा. अल्फा चॉइस बेटा लिथियम और नाइट्रोजन है, यानी 1 और 5 ग्रुप है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. बीटा चॉइस को देखें 1 और 7 है, मैक्सिमम डिफरेंस, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा. सो चॉइस इज बीटा. बाकी देख लीजिए 5 और 7 और O2 के केस में सेम ग्रुप है, लिहाजा पोलर कोवलेंट नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा. चॉइस इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 2, which of the following molecule has a net dipole moment? तो बेटा नेट डायपोल मोमेंट किसका होना चाहिए? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं. कार्बन डाइऑक्साइड का नेट डायपोल मोमेंट 0, लीनियर स्ट्रक्चर. ऑप्शन ए नहीं हो सकती. ऑप्शन बी कार्बन डाइसल्फाइड है, यह भी नहीं हो सकती, लीनियर स्ट्रक्चर है. ऑप्शन सी SO2 है. SO2 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हैं और एक लोन पेयर है, और जिस पर लोन पेयर पाया जाएगा उसमें डायपोल मोमेंट जरूर होगा. ऑप्शन डी टेट्राहीड्रल कार्बन टेट्राक्लोराइड है. तो आप मुझे बताइए, इट इज ऑल्सो हैविंग अ 0 डायपोल मोमेंट. द ओनली पॉसिबल आंसर इज चॉइस चार्ली. क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड द पोटेंशियल एनर्जी. बेटा आपने ग्राफ पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो कि पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब करता है. इट्स अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑन द y एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस. ये ग्राफ कुछ इस तरह से है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट है. तो याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, द एनर्जी डिक्रीजेस एट दिस पॉइंट. द चॉइस इज अल्फा. क्वेश्चन नंबर 4, in which of the following theories hybridization is considered? तो आप हमने definition पढ़ी. VBT itself is nothing but the concept of hybridization which deals with the molecules, what happens to them prior to bonding. So choice is delta. 5, the bond between H and H should be weaker than the HCl bond. क्या वजह है? Because HCl का बॉन्ड इसलिए स्ट्रॉन्गर है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, और अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है तो बॉन्ड स्टेबल है. क्वेश्चन नंबर 6, द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज. बेसिक डेफिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट. चॉइस बीटा. क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फॉर एन आयनिक बॉन्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 1.7. याद रखिए 1.7 इज द क्राइटेरिया. अगर 1.7 से बड़ा डिफरेंस है तो बॉन्ड आयोनिक होगा, और अगर 0 से 1.7 है तो पोलर कोवलेंट है, अगर 0 है तो नॉन पोलर कोवलेंट है. हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है. व्हाट इफ इट इज एग्जैक्टली 1.7? अगर एग्जैक्टली 1.7 हो तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इट इज थॉट टू बी 50% आयोनिक एंड 50% कोवलेंट. क्वेश्चन नंबर 8, वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन्स. तो वेस्पर की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी? वेसिपर वर्ड है. क्या डेफिनेशन पढ़ी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. क्या डेफिनेशन है? वेसिपर इज अ सेट ऑफ पोस्टुलेट्स which not only explains the geometry of a molecule but it also explains the distortion in geometry. तो obvious सी बात है, geometry is your answer Charlie. Question number 9, the electronegativity difference for HCl is 2.1. So it should be. जब उसने ये क्वेश्चन में जिम्मेदारी ले ली कि डिफरेंस 2.1 है तो ये 1.7 से ज्यादा है. द बॉन्ड शुड बी आयोनिक. सिर्फ एक ऐसी एग्जांपल है जिसका डिफरेंस 1.7 से बड़ा है लेकिन बॉन्ड कोवलेंट है, एंड दैट एग्जांपल इज हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल जिसका डिफरेंस 1.9 है लेकिन बॉन्ड इसका हमेशा
कोवेलेंट कंसिडर होता है। ये एक्सेप्शन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ टू लोन पेयर्स आर प्रेजेंट देन द बॉन्ड एंगल ऑफ अ टेट्राहेड्रल कंपाउंड रिड्यूसेस टू। तो बड़ा आसान सा सवाल है, आप वाटर का स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, दो लोन पेयर मौजूद हैं और बॉन्ड एंगल होने चाहिए थे 109, लेकिन बॉन्ड पेयर्स के दरमियान बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्रीज के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोवेलेंट बॉन्ड में बी 100% कोवेलेंट और पार्शली आयोनिक। क्या मतलब है इस बात का? बेटा 100% कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बिटवीन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे H और H के दरमियान 100% कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर होगा, लेकिन H और Cl के दरमियान इट शुड बी पार्शली आयोनिक। सो द चॉइस इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर डिटरमिन्ड इन पार्ट्स बाय डेल्टा इज द आंसर केमिकल बॉन्ड। क्या मतलब है इस बात का? बेटा अगर आप याद करें मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, पहले बनता है CH3Cl, फिर बनता है CH2Cl2, फिर बनता है CHCl3 और फिर CCl4, एक एक करके उतर रहे हैं, इन पार्ट्स रिएक्टिविटी डिटरमिन हो रही है। तो वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मेशन ऑफ MgO इज एन एग्जांपल ऑफ। जब भी ऐसा सवाल आएगा क्या करेंगे हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसका ताल्लुक ग्रुप 2 से है और इसका ताल्लुक ग्रुप 6 से है। 2 and 6 normally make what sort of bonds? These are ionic bonds. So choice is alpha. Question number 14. The internuclear distance at which the energy between the two bonded atoms is minimum as compared to their isolated state is called as. Charlie is the answer. इसे equilibrium bond distance भी कह सकते हैं और bond length भी, और इस ग्राफ पर ये पॉइंट A बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि पॉइंट बी बॉन्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉइंट सी बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 15, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। याद रखिए, ये कभी मत भूलिएगा। व्हाट आर द डायरेक्शंस? अगर आप देखें अमोनिया अगर BF3 को अपना लोन पेयर दे रही है तो हमारा ये मानना है कि ये यूनिडायरेक्शनल है और इसकी डायरेक्शन 4 तरह से डिफाइन हो सकती है, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, from electron rich to electron deficient, from electronegative to electropositive element, from a Lewis base to a Lewis acid। चारों तरह से सवाल आपको पेपर में पूछा जा सकता है डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड्स के बारे में, और हर बॉन्ड के बारे में जानिएगा कि अगर आपसे पूछे आयोनिक बॉन्ड तो आंसर है नॉन डायरेक्शनल। व्हाई? बिकॉज द चार्ज इज स्फेरिकली प्रेजेंट। और अगर आपसे पूछे कोवेलेंट बॉन्ड तो दीज आर मल्टी डायरेक्शनल, जैसे मीथेन में मल्टी डायरेक्शंस में बॉन्ड है। और अगर पूछे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो ये क्वेश्चन है, इट शुड बी यूनिडायरेक्शनल। सो द चॉइस इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 16, द आयोनिक बॉन्ड्स आर, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, दीज आर नॉन डायरेक्शनल। व्हाई? बिकॉज द चार्ज इज इक्वली प्रेजेंट ऑल अराउंड, इसे नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग कहेंगे। क्वेश्चन 17, द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दैट रिमेन्स बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। ये देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर 2 न्यूक्लियाई के दरमियान में रुक गया तो इट शुड बी कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा बेटा? लोकलाइज्ड। और अगर 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई में मूव कर गया तो याद कीजिए बेंजीन की एग्जांपल, इट शुड बी कॉल्ड एज डीलोकलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 18, द कोवेलेंट कंपाउंड्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर बैड कंडक्टर। बीटा इज द आंसर। आप कह रहे हैं व्हाई नॉट पुअर? बेटा पुअर वो होंगे जो थोड़ी बहुत कंडक्ट करेंगे, बट बैड विल नॉट कंडक्ट। कंपाउंड भी कोवेलेंट, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर, तो बिल्कुल कंडक्शन नहीं होगी। सो चॉइस इज बीटा बैड। क्वेश्चन नंबर 19, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मल्टी डायरेक्शनल। जैसे मीथेन का CCl4 का स्ट्रक्चर बनाया तो 109 के एंगल पे जाना पड़ेगा, ये इसकी डायरेक्शंस ऑफ बॉन्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच बॉन्ड कैन नॉट रोटेट? बेटा A double bond cannot rotate because it is formed by the parallel overlapping. अगर ये rotate करेगा तो it goes out of the axis। याद रखिए, a triple bond can also not rotate क्योंकि ये भी parallel overlapping से बना है। अगर rotate करेगा तो out of axis जाएगा, bond टूट जाएगा। Only single bond can rotate, so the choice is delta, both double and triple। Question number 22, PH3 has a shape, it should be pyramidal shape। क्यों? क्योंकि अमोनिया का फैमिली मेंबर है और हमने इसको देखने के लिए जो शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़े थे, इसकी एग्जांपल है AB3L की, वेयर L स्टैंड्स फॉर अ लोन पेयर। तो बेटा अमोनिया का फैमिली मेंबर है, उसी के नीचे है। अगर मैं बात करता हूं यहां ज्योमेट्री बनाने की तो फास्फोरस के लिए क्या करेंगे?
PH3 बनाइए, एग्जैक्टली सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर वैलेंस शेल सेम है तो स्ट्रक्चर भी सिमिलर बनाएगा. इफ अटैच्ड टू द सेम नंबर ऑफ एटम इट शुड आल्सो बी पिरामिडल, क्योंकि अमोनिया पिरामिडल थी इसलिए ये भी पिरामिडल ही होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, which explains the overlapping of the atomic orbitals. So valence bond theory basically hybridization से डील करती है, ये atomic orbitals की overlapping से डील कर रही है. choice is beta. Question number 23, the bond angle depends upon number of lone pair पर डिपेंड करेगा कि नहीं? yes, इसके आने से bond angle तब्दील हो जाते हैं. वाटर की एग्जांपल ले लीजिए, 109 नहीं रहा, 104 हो गया. बेटा लोन पेयर से फर्क पड़ेगा. नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, अगर 2 है तो लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, इससे भी फर्क पड़ेगा. और बेटा इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन दी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कि आयोनिक बॉन्ड है तो नॉन डायरेक्शनल है, शेप बिल्कुल और तरह से बन जाएगी. सो द चॉइस इज डेल्टा ऑल ऑफ दीज. 24, द बॉन्ड फॉर्म बाय द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर स्पिन्स caused by the axial overlapping. यूं बेटा axial axis के along, और अगर axis के along हो रही है overlapping तो ये linear overlapping है, और अगर linear है तो bond should be sigma, because linear overlapping leads to sigma bond formation, parallel overlapping leads to pi bond formation. So 24 is alpha sigma bond. Next question number 25, fused ionic compounds. फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड्स का मतलब है मोल्टन स्टेट में है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन नंबर 26, sp3 ऑर्बिटल्स आर नॉन प्लेनर, क्योंकि जब भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी तो बेटा 2 एटम आउट ऑफ एक्सिस होंगे, एक सेंट्रल एटम और एक जो ऊपर की तरफ आपने ड्रॉ किया टेट्राहेड्रॉन का कोना बनाने के लिए, दीज वुड बी आउट ऑफ एक्सिस. याद रखिए जो प्लेनर है वो या तो वो लीनियर है जो एक प्लेन में है, या फिर ट्राइगोनल प्लेनर है जो एक प्लेन में टच कर सकते हैं, बाकी नहीं करते. नेक्स्ट 27, द मॉलिक्यूलर एडिशन इज बिकॉज ऑफ, तो बेटा मॉलिक्यूलर एडिशन इज डन बाय डेटिव बॉन्डिंग, और ये जो फिनोमेना क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने लिखा ये मॉलिक्यूलर एडिशन है, क्योंकि अमोनिया का पूरा मॉलिक्यूल BF3 के मॉलिक्यूल में ऐड हुआ. दिस इज कॉल्ड एज डेटिव बॉन्डिंग. डेटिव बॉन्डिंग की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आप लेक्चर्स में पढ़कर आए हैं. इनमें से एक मॉलिक्यूलर एडिशन, दूसरी साइक्लिक डाइमर फॉर्मेशन है जो आपने पढ़ी हुई है. सो तीसरी इंटर एंड इंट्रा टाइप ऑफ डेटिव बॉन्डिंग है. सो आप सब कुछ याद कर सकते हैं, बट इन दिस केस द चॉइस इज मॉलिक्यूलर एडिशन एंड इट इज mentioned by done by dative bonding, mentioned in choice beta. 28, the bond between boron trifluoride and ammonia is, तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है बेटा, that is dative bonding. Next question number 29, SnCl2 has, बेटा आप लिख कर देखिए SnCl2, यहाँ 2 क्लोरीन है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लोन पेयर आ गया और लोन पेयर के आने की वजह से ज्योमेट्री वी शेप्ड एंगुलर यहाँ बेंट होगी. क्वेश्चन नंबर 38, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोर्स ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर को बनाएगी, और जब भी ट्राइगोन प्लेन बनती है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज. चॉइस अल्फा, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर. डियर स्टूडेंट्स, यहां तक जितने क्वेश्चंस भी आपने किए अप टिल क्वेश्चन नंबर 30, ये सब के सब केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड थे. अब जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं ये पीरियोडिसिटी के क्वेश्चन है, क्योंकि नेशनल एमडीकैट ने इसको इंक्लूड किया है इस जगह पर, तो मैंने भी क्वेश्चन दे दी. We'll be discussing those questions of periodicity, और ये आपके काम आएंगे नेशनल एमडीकैट की प्रिपरेशन में, S&P ब्लॉक एलिमेंट्स में, वहां पर ये टॉपिक दोबारा लिखा हुआ है. So the questions are here, we are going to discuss them right now. So let me start in this unit the questions of periodicity. The diagram shows the plot of melting point of elements of the second period against their atomic numbers. Lithium and fluorine are placed at the extreme ends of the plot. On the basis of the melting point, where would you place the carbon atom? तो बेटा याद रखिए, ये जो ग्राफ आपको दिया गया है, इस ग्राफ में देखिएगा melting and boiling point increases up till carbon and then they डिक्रीज. तो ग्रेजुअली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कार्बन तक, फिर डिक्रीज करता है. तो नंबर 3 पे जो स्टेटमेंट में गिवन ग्राफ है वो कार्बन को रेफर कर रहा है, बिकॉज हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैरी कर रहा है. सो द चॉइस इज डेल्टा. नंबर 3 इज कार्बन एक्चुअली. नंबर 4, द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड इन, बेटा the choice is alpha, argon. Why? Noble gases have maximum ionization energy. देखिए ionization energy का ग्राफ इस वक्त आपके सामने है, और इस ग्राफ में you can conveniently see
कि क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट में, मिनिमम जो है वो अल्कली मेटल्स के लिए और मैक्सिमम नोबल गैसेस के लिए, बिकॉज दे हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी आती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो मैंने आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ दिखाया, फिर से देख लीजिए। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के इस ग्राफ में कार्बन तक ये बढ़ेगा तो कार्बन की मैक्सिमम वैल्यू है और उसके बाद कम हो रही है, बिकॉज वी आर सपोज टू डिस्कस पीरियड नंबर 2 और 3 व्हाटएवर इज अवेलेबल। एलिमेंट सारे पीरियड 2 के हैं तो कार्बन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच हैव द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस? याद रखिए आयोनिक रेडियस कैसे चेंज होते हैं बेटा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज ऑफ द केटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज। तो ये ग्राफ जो आपको आयोनिक रेडियाई का दिखा रहा हूं, जो चार्ज प्लस में बढ़ता जा रहा है, साइज कम होता चला जा रहा है। सो यहां पर सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज टाइटेनियम में है, दैट इज व्हाई इट इज योर आंसर, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 35, carbon exists as allotropic form, which are different crystalline of molecular forms of same substance. Diamond and graphite are allotropes of carbon. Diamond is non-conductor, whereas graphite is a conductor. तो reason क्या है? क्योंकि graphite में carbon atoms are sp2 hybridized और इन sp2 hybridized में आप सब जानते हैं कि basically above and below एक unhybridized carbon रह जाता है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कार्बन पर मौजूद है, इसमें से इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी डायरेक्शनल होती है, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू द लेयर्स ऑफ द ग्रेफाइट फ्लो करती है। सो वी वुड ऑलवेज से कि कंडक्ट कर रहा है। राइट आंसर इज इन ग्रेफाइट वन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। क्वेश्चन नंबर 36, इन अ पीरियड अल्कली मेटल्स हैव, बेटा आप बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, तो दोबारा आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ देख लीजिए। बॉटम पर अल्कली मेटल्स हैं, इसका मतलब है दे हैव द लोएस्ट वैल्यू बिकॉज दीज आर मेटल्स, फॉर देम इट इज इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो द चॉइस इज बीटा। 37, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, तो बेटा दीज आर ऑल द फैक्टर्स, चाहे वो न्यूक्लियर चार्ज हो, चाहे एटॉमिक साइज हो या शील्डिंग इफेक्ट, ये सारे मिलकर के फैसला करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38, the ionization energy of phosphorus is more than that of sulfur because of having half filled p orbital। जरा देखिए ये जो ग्राफ आपको आयनाइजेशन एनर्जी का दिया गया है, आप कहते हैं लेफ्ट टू राइट में जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन इस ग्राफ में आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस देन दैट ऑफ, किससे कम है? लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम के पास क्या मौजूद है? पहले हिस्से में ग्राफ के देखिए, बेरिलियम के पास क्या मौजूद है बेटा? बेरिलियम के पास कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और ऑक्सीजन की कम है, क्यों? नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है। हंस रूल के मुताबिक यहाँ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल है, यहाँ हाफ फिल्ड, तो बेटा याद रखिए नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है। बिल्कुल इसी तरह इसी ग्राफ के दूसरे हिस्से में देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो नेक्स्ट मेरे पास इसी ग्राफ के दूसरे हिस्से में देखिएगा कि सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, फास्फोरस की ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग goes inversely to the with the proton number as we go from left to right। तो लेफ्ट टू राइट में किसका इनवर्स रिलेशनशिप है बेटा? एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है जब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करता है, बिकॉज जब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करेगा तो खाली पॉजिटिव नंबर नहीं बढ़ेगा, अंदर प्रोटॉन बढ़ेगा, बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और साइज लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज करेंगे। एटॉमिक रेडियस का ये ग्राफ आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, the correct order of second ionization energy is, बेटा ऑक्सीजन हैज मोर हायर सेकंड ionization energy than फ्लोरीन। कैसे? जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। 40th क्वेश्चन में हम ये कहने जा रहे हैं कि आप ऑक्सीजन, देखिए इन सब को वन बाय वन ड्रॉ कर लीजिए। कार्बन का वैलेंस शेल बनाएंगे तो ये बनेगा, वक्त जाया किए बगैर डायरेक्टली बना रहा हूं, S1P3। नाइट्रोजन का वैलेंस शेल बनाइए, बेटा जरा देखिएगा नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में S2P3 होंगे। ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसमें ये सूरत हाल होगी और ये नेक्स्ट इज फ्लोरीन, फ्लोरीन में ये सूरत हाल है। अब जरा देखिए बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड आपने कैसे देखना है। कार्बन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, लेकिन देखिएगा नाइट्रोजन की उससे भी ज्यादा होनी चाहिए, और उसके बाद देखिए नाइट्रोजन की
इससे ज्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, बिकॉज इसमें से एक निकाल के ये हाफ फिल्ड होता है। लेकिन हम सवाल कर रहे हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का, तो यहां करते जाइएगा, पहला रिमूव कर दीजिए तो दूसरा निकल आएगा, लिहाजा कार्बन कोई ज्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी नहीं रखेगा। इसका पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है नाइट्रोजन का, दूसरा भी रिमूव हो सकता है। अब देखिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से ऑक्सीजन का पहला भी रिमूव हो सकता है, दूसरा भी, इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी क्योंकि दो निकालने के बाद ये हाफ फिल्ड है। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में बेटा फर्स्ट निकालने के बाद ये हाफ फिल्ड हो गया तो इसकी हाईएस्ट होगी। सो द ऑर्डर इज ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन। सो ऑक्सीजन ने नॉर्मली क्यों शो की, क्योंकि पहला निकालने के बाद ये हाफ फिल्ड हो गया। तो नेट शेल में जो कॉन्सेप्ट आपने लिया, ऑक्सीजन की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हाई होगी और हैलोजेंस की थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, डैश अकर्स नेचुरली इन अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा टॉप टू बॉटम में आते जाइए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, आयोडीन सबसे नीचे है, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन 42, द एलिमेंट्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज लो। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करती है, लेफ्ट मोस्ट की लो होगी, और लेफ्ट मोस्ट पर पीरियोडिक टेबल में क्या पाया जाता है, दीज आर मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 43, in a group from top to bottom, the hardness on the left hand side of the periodic table, the hardness decreases from top to bottom, and on the right hand side of the periodic table, the density, melting point, boiling point, hardness increases. So the choice is decreases, Charlie. Question number 44, excluding helium and hydrogen, the smallest element in periodic table. तो बेटा साइज लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज कर रहा है, तो राइट मोस्ट स्मॉलेस्ट होगा, और सबसे राइट पे कौन मौजूद है, that is fluorine. So the choice is question number 45, which one remains same along the period. तो बेटा नंबर ऑफ शेल्स किसी पीरियड में नहीं बदलते, उस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, टॉप टू बॉटम में शेल ऐड होता है, so number of shell remains constant, that is Charlie. In periods, the elements are strictly arranged according to their increasing nuclear charge. और यार पीरियड्स में अरेंज होते हैं किस लिहाज से, प्रोटॉन नंबर से, और प्रोटॉन नंबर किस चीज का रिप्रेजेंटेटिव है, न्यूक्लियर चार्ज का। सो द चॉइस इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 47, एलिमेंट्स इन द सेम फैमिली, अगर इनका ताल्लुक एक फैमिली से है तो ये एक ग्रुप में है, और एक ग्रुप की वैलेंस या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम होगी। सो द चॉइस इज चार्ली। 48, मोर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। ऑब्वियसली बेटा हाई आयनाइजेशन एनर्जी रखने वाले नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि राइट साइड पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, राइट पे नॉन मेटल्स हैं, और अगर ये नॉन मेटल्स हैं तो ऑब्वियसली लेस मेटालिक इन कैरेक्टर, चॉइस चार्ली। 49, which have highest ionization energy. तो बेटा टॉप टू बॉटम में ionization एनर्जी वैल्यू डिक्रीज करती है। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर जो टॉप वाला होगा वो मैक्सिमम होगा, और हैलोजेंस के टॉप पर फ्लोरीन है, चॉइस चार्ली। 50th, the units of ionization potential are, these should be electron volt. आयनाइजेशन एनर्जी पूछता तो जाउल्स पर मोल लिखा करते, लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, the trend of melting and boiling point of the elements of the short periods. Short period से मुराद क्या होती है बेटा, period number 2 and period number 3. We move from left to right. तो बेटा melting and boiling point first increases till carbon. इसी डिस्कशन के मिड में मैंने आपको ग्राफ दिखाया था कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मिडिल तक बढ़ेगा कार्बन तक, एंड देन डिक्रीजेस, तो चॉइस इज चार्ली। 52, which one of the following pair will have maximum ionization energy and minimum electron affinity? बेटा ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी कह रहा है तो आपका सवाल का जवाब नोबल गैस है। अब नोबल गैसेस गिवन है बेटा बीटा एंड डेल्टा दोनों में, लेकिन जितना नोबल गैस का साइज छोटा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, सो द चॉइस इज हीलियम, और लोएस्ट के लिए लिथियम फ्रॉम द टॉप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। 53, which of the following is the hardest element? सो बेटा कार्बन, क्योंकि डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो हार्ड, मोस्ट हार्ड डायमंड है, और उसके बाद हार्डनेस डिक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 54, along a period atomic radius decreases, gradual decrease in radii is due to बेटा increase in number of protons. इनफैक्ट ये अकेला प्रोटॉन नहीं बढ़ रहा, इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 55, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड is less soluble than calcium hydroxide. Beta is the answer. क्यों? नीचे आते हुए टॉप टू बॉटम में solubility of the hydroxide increases. Question number 56. ये ग्राफ आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखा,
that the trend of the melting and boiling point for the third period are depicted in figure given below. ये आपके सामने फिगर है जिसमें ये दिया जा रहा है स्टेटमेंट में, और वो कह रहा था शार्प डिक्रीज इज ऑब्जर्व्ड. तो बेटा शार्प डिक्रीज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बिटवीन द टू एलिमेंट. सिलिकॉन तक जाते हुए आप जानते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और हाईली स्टेबल होते हैं, और जब आप एकदम नीचे आते हैं तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स तब्दील हो जाते हैं. 57 फॉलोइंग ग्राफ शोज फिजिकल प्रॉपर्टी. बेटा ये स्टेटमेंट में ग्राफ गिवन है, एज यू कैन रीड द स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 57, following graph shows a physical property of group 6 and 7A of the element. Which physical property is shown in the graph? तो आप ग्राफ को गौर से स्टडी कीजिए. बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है, क्योंकि इसमें जो एनॉमली है वो एबनॉर्मेलिटी. बेटा क्लोरीन के बाद फ्लोरीन की वैल्यू लेस हो जाती है, दैट इज द एनॉमली. क्वेश्चन नंबर 58, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी. तो इसके लिए रूल ज़हन में रखिएगा. बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जब भी आप करेंगे, रूल ये है कि सबसे स्टेबल कौन से होते हैं? कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स. तो नंबर 1 प्रायोरिटी होती है बेटा कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स की. उसके बाद आते हैं हाफ फिल्ड, और फिर क्या आते हैं? पार्शली फिल्ड. सो आई कैन कन्वीनियंटली टेल यू कि यहां पर नियॉन कंप्लीटली फिल्ड है, उसके बाद बारी आई नाइट्रोजन हाफ फिल्ड, और फिर आया कार्बन, और फिर आया बोरॉन. क्वेश्चन नंबर 59, which of the following statement has the highest ionization potential value? तो noble gases is your answer, that is neon and delta. क्या वजह है? Because completely filled orbital है, इसी रूल के मुताबिक 59 भी होगा. And which of the following has the smallest radius? तो बेटा जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इस ग्राफ को एक बार फिर देख लीजिए. ये आयोनिक रेडियस का ग्राफ है, और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही साइज छोटा होता चला जाएगा. मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज चॉइस बीटा. Dear students, thank you very much for being with me throughout my discussions of the physical chemistry. अब आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो हिस्सा शुरू होने जा रहा है जहां से क्वेश्चन ज्यादा और कंटेंट कम है. सो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप इनऑर्गेनिक सेक्शन को अच्छा प्रिपेयर कीजिए. इनऑर्गेनिक के 2 यूनिट्स हैं, और ये डिस्कशंस आपको बहुत फ़ायदा देने जा रही हैं, क्योंकि सवाल कम से कम 10 हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आर कमिंग अप. स्टे ट्यून टू आवर चैनल. डू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आप इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन से महरूम ना रह जाएं. होप टू सी यू अगेन इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट डिस्कशंस. थैंक यू.